क्या है यूकेजी का भावी प्लान? क्या है 2022 की तैयारी? उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं से वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा के तीखे सवाल। ऐसा कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल सिर्फ पहाड़ी लोगों की पार्टी है। भाजपा राज्य के पक्ष में कभी नहीं हुई। इस सरदारों के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी आवाज नहीं उठाई। हमारा नारा हमेशा रहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही। अब जब ऐतिहासिक हमारा आंदोलन हुआ, हमने जो भी कुर्बानी दी, उस पर दल में भी काफी कमजोरियां रही हैं। और हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बद से बदतर आज भी है, तब भी थी। एक तो उत्तराखंड राज्य अलग बनाने का ये बहुत बड़ा मकसद रहा है, बहुत बड़ा उद्देश्य था कि हम यहाँ के गांवों की तरफ ध्यान देंगे। क्या कहा एरी पुष्पेश पाठक ने और क्या दिए इन्होंने जवाब? उत्तराखंड क्रांति दल से हिमालय दर्पण उत्तराखंड की बड़ी चर्चा। नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा हिमालय दर्पण उत्तराखंड चैनल से आज आपके बीच में इस राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा सामने लाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरे साथ आज हमारे बहुत विशिष्ट मेहमान, उत्तराखंड क्रांति दल का शीर्षस्थ नेतृत्व हमारे स्टूडियो में आज यहाँ मौजूद है। मैं आपका उन सब से एक एक करके परिचय करवाता हूं। आदरणीय किशन मेहता जी, आप उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और मैं समझता हूं कि जो उत्तराखंड क्रांति दल का थिंक टैंक है उसके प्रमुख सदस्यों में से एक हैं। वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल के आदरणीय हरीश पाठक जी हमारे बीच में है, आपका भी बहुत स्वागत है। काशी सिंह एरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं, बहुत बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी और उत्तराखंड की विधानसभा में भी आप हमारे बहुत महत्वपूर्ण नेता की तरह से और विधानसभा सदस्य की तरह से हमेशा यहाँ उपस्थित रहे हैं। आदरणीय पुष्पेश त्रिपाठी जी, आपने अपने पिता स्वर्गीय विपिन जी की विरासत को जिस तरह से बहुत कम उम्र में संभाला, ऐसा बहुत कम होता है और आप भी दो बार इस विधानसभा में, एक बार उपचुनाव में और एक बार बाद में 2007 की विधानसभा में अपने क्षेत्र से विधानसभा से जीत करके आए हैं। मैं आज इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं। इस राज्य को बने हुए 20 वर्ष हो गया और आज भी मुझे कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारी एक दिशा होनी चाहिए थी, जिस वजह से हमने पृथक पर्वतीय राज्य की कल्पना की थी, शुरुआत इसकी इसी तरह से हुई थी। पृथक पर्वतीय राज्य, 8 जिलों का पृथक पर्वतीय राज्य हम लोग मानते थे। उस 8 से 13 जिले हुए और हरिद्वार जिला भी इसमें जुड़ गया, अदरवाइज ये 12 जिले थे। वो उसमें चंपावत बाद में बन गया, उसमें उधम सिंह नगर बाद में बन गया, बागेश्वर बन गया और रुद्रप्रयाग बन गया। ये 4 जिले बने, 8 और 4 12 हो गए और 13वां हरिद्वार जिला। हालांकि उस वक्त हरिद्वार के सिर्फ कुंभ क्षेत्र की ही बात की जाती थी, क्योंकि हरिद्वार, झबरेड़ा, मंगलौर, लक्सर, ना यहाँ हमारी आबादी ज्यादा थी, ना ही हमारी संस्कृति, बोली, भाषा आदि वहां से मिलती थी। मगर जो कुछ भी उस वक्त हुआ, हम उसका स्वागत करते हैं। आज संपूर्ण हरिद्वार जिला हमारा उत्तराखंड का एक अभिन्न अंग है और हम अपने इन क्षेत्रों के लोगों का भी उसी प्रकार से बहुत दोनों हाथ फैलाकर उनका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। मैं शुरुआत करता हूं माननीय काशी सिंह एरी जी से। एरी जी, मैं बहुत बार 1979 का इतिहास बताता हूं उत्तराखंड क्रांति दल बनने का, मगर मुझसे एक भूल हमेशा होती रही। मैं यही समझता था कि उस कार्यक्रम में हमारे काशी सिंह एरी जी मौजूद नहीं थे और ये बाद में जुड़े, मगर ये मुझे अभी बहुत जल्दी ही ताजा ही मालूम चला है कि काशी सिंह एरी जी
डॉक्टर डी पंत और भगीरथ चौधरी जी को भेजने वालों में से प्रमुख थे। और वो जो नैनीताल क्लब में वहां उस वक्त एक अग्निकांड हो गया था, उसकी वजह से, उस जन आंदोलन की वजह से आपको उस वक्त आप जेल में निरुद्ध थे हमारे काशी सिंह जी। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ये भूल सुधार करता हूं और आज से मैं ये मानकर चलूंगा और ये मानता हूं कि काशी सिंह जी भी उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापकों में से एक थे। मैं उनको उस वक्त वहां नहीं देख पाया था इस वजह से, क्योंकि मैं स्वयं वहां मौजूद था। तो आज काशी सिंह जी इस पृथक पर्वतीय राज्य की परिकल्पना करने वालों में भी आप शामिल थे। और जब संघर्ष की बारी आई, जब बलिदानों की बारी आई, तो उसमें भी आप सबसे आगे रहे। जब हजारों हजार लोगों के नेतृत्व, लोगों की भीड़ को नेतृत्व देने का सवाल था, उसमें भी आप आगे रहे। तो क्या वजह है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल का उत्तराखंड राज्य की वर्तमान नीति रीति निर्धारण में कहीं कोई स्थान नहीं है? क्या आपको इसके क्या कारण लगते हैं? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा है ये बहुत ही मौजूद सवाल है कि उत्तराखंड क्रांति दल जिसने राज्य के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, आप सब संस्थापकों में से रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या था, उसके पीछे अवधारणा क्या थी, ये तो आप सब जानते हैं या मैं बताऊं, इसलिए ज़्यादा इसका समय न दे के वो कॉन्सेप्ट, वो अवधारणा जो हमारे संक्षिप्त में बोल दीजिए, संक्षिप्त में बोल। दिलो दिमाग में यही, राज्य की मांग के पीछे बात यही थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और हमारा जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल अलग है। तो न तो वहाँ की प्लानिंग यहाँ काम आ सकती है, न वहाँ की बोली भाषा से यहाँ काम चल सकता है। तो इसलिए ये था कि इसको एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में, अलग राज्य के रूप में इसको गठित कर दिया जाए, ताकि यहाँ की प्लानिंग यहाँ के हिसाब से बने, यहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं उनके मुताबिक यहाँ से राज्य चलेगा। और आखिरी छोर में बैठे हुए आदमी तक ये सारी बातें, वो विकास और उसकी सोच या उसकी जो डिमांड है वो भी सरकार तक पहुंचे, ये कंसेप्ट था। विकास का कंसेप्ट था, बेरोजगारी दूर करने का कंसेप्ट था, भ्रष्टाचार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में बहुत होता था, बड़ा राज्य कोई देखता नहीं है, ये तमाम सारे कंसेप्ट को लेकर राज्य की मांग की गई थी और उसी वो लड़ाई आगे बढ़ी, राज्य बना। लेकिन दुर्भाग्य से आपको याद होगा, आपको मालूम होगा, मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, भाजपा राज्य के पक्ष में कभी नहीं थी। वो तो हमको अलगाववादी और पता नहीं किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे। कांग्रेस चूंकि सत्ता में उस वक्त कांग्रेस ज्यादा थी, कांग्रेस केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, तो वो कांग्रेस के नेता लोग कहते थे, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त जी कहते थे कि तुम्हारा यहाँ का मुख्यमंत्री चौकीदार होगा, चौकीदार से बड़ी हैसियत नहीं होगी, इस किस्म के थे। और सुनाम दंड तिवारी जी ने भी तो ये कहते थे कि मेरी लाश पे बनेगा जी। तो ये मानसिकता लेके ये दोनों दल चले थे। जब 94 में जन क्रांति हुई, जन क्रांति होने के पीछे का कंसेप्ट में मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी कमजोरी कहाँ पर आई, हम लोगों को सब लोगों ने दबाव में रखा। पीछे से राजनीतिक ये दल थे, भाजपा कांग्रेस के लोग थे, और फ्रंट में स्टूडेंट थे, कर्मचारी लोग थे, वकील लोग थे। वो कहते थे कि साहब आप यूकेटी का झंडा डंडा लेके आंदोलन करेंगे तो हम नहीं आ सकते इसमें। अगर आप इस डंडे को अलग करके कोई एक ऐसा मंच बनाइए तो हम उसमें आ सकते हैं। तो हमने अपने दल की संगठन की कीमत पर वो बात मानी, राज्य हित में राज्य की डिमांड को हम प्राथमिकता देते थे। तो हमने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनाई और उसका नतीजा ये हुआ कि सारे कांग्रेस के लोग भी, भाजपा के लोग भी जो अपने दलों से बिल्कुल जुड़े हुए थे, लेकिन आंदोलन में आ गए, क्योंकि उनको एक मंच मिल गया, उनको एक बहाना मिल गया। चाहते थे कि आंदोलन हो, लेकिन उनका नेतृत्व नहीं चाहता था। इसी तरह से स्टूडेंट आए, कर्मचारी आए, कर्मचारियों ने 3 महीने तक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। तो इसी कारण लड़ पाए वो कि संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के नीचे, उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के नीचे नहीं लड़ सकते थे। तो हमने
ये ऐतिहासिक कदम उठाया जिसमें हमको एज उत्तराखंड क्रांति दल हमारा संगठन कमजोर हुआ, हमारी पहचान पीछे चली गई। लेकिन जहां तक राज्य का मुद्दा था वो आगे बढ़ा, ये जन क्रांति हो गई। उस जन क्रांति के बाद तो फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उत्तराखंड क्रांति दल का नाम कहीं आया नहीं। हम संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले, उसका मैं अध्यक्ष था, हमारे सभी बडोनी जी उसके संरक्षक होते थे, हमारे हाथ में था। लेकिन एक हमने बड़ा मंच दिया सब लोगों को उसमें भागीदारी करने का, और वो भागीदारी हुई भी और आंदोलन बढ़ा। अब हमारा जो राज्य का मसला है वो न केवल राष्ट्रीय फलक पर आगे आया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक तक उसको हम लोग ले गए और एक दबाव बना। और उसमें मैं फिर कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्रांति दल के संगठन के तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन राज्य की जो मांग है, जो हमारा उद्देश्य था, अभीष्ट था, उसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़े। और वही दबाव था कि जब 1996 में सरकार बदली, चुनाव हुए, तो देवी गौड़ा जी जैसे प्रधानमंत्री बने और बीपी सिंह उसमें प्रमुख सलाहकार थे। तो हमारे सामने बीपी सिंह जी ने देवी गौड़ा जी को कहा कि भाई देखो, जिस आदमी की उम्र कम होती है उसको अच्छे काम कर लेने चाहिए जल्दी से जल्दी। ये उनका स्वर्गीय बीपी सिंह का कहना था। हमारे डेलीगेशन उनसे मिला था, उनसे कहा कि ये उत्तराखंड की मांग बहुत पुरानी है और ये लोग बहुत लड़ रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा अब सताने की जरूरत नहीं है, आप राज्य की घोषणा कर दो। और ये 1-2 हफ्ते बाद 15 अगस्त था, हमें अच्छी तरह याद है, और देवी गौड़ा जी ने 15 अगस्त को लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर दी। ये हमारी जीत थी। और ये इसके पीछे जो हम जनमत बना था, राष्ट्रीय स्तर पर बना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना था, और जिसके दबाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को तत्कालीन ये घोषणा करनी पड़ी, तो वो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के आंदोलन के कारण ही हुआ था। और जितना वो कितनी गोलियां चली, कितना लोग शहीद हुए, ये तमाम सारी बातें उसमें थी। तो ये खैर राज्य बना। और वो फिर भाजपा ने उसको 2000 में भाजपा की सरकार थी, लेकिन जो कंसेप्ट हमारा 1996 के घोषणा के पीछे था वो बहुत क्लियर था, वो बहुत नज़दीक था हमारे। लेकिन भाजपा ने राज्य बनाया, एक तो नाम बदला, और आपको याद होना चाहिए, आपको बताना चाहिए लोगों को कि उत्तर प्रदेश की असेंबली ने जो केंद्र सरकार ने प्रपोजल भेजा, ये मैंडेटरी होता है, क्योंकि जिस राज्य का विभाजन हो रहा है या जहां से राज्य अलग बन रहा है, तो उस राज्य की असेंबली से उसका मत जानना मैंडेटरी है। लेकिन माने ना माने ये केंद्र पार्लियामेंट की बात है, वो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, लेकिन मत लेना मैंडेटरी था। मत लेने के लिए उत्तर प्रदेश के असेंबली में भेजा और उसमें इन्होंने 26 संशोधन किए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 26 संशोधन उत्तराखंड विरोधी पारित कराए और यहाँ भेजा, और यहाँ केंद्र सरकार ने 3 संशोधन और उत्तराखंड विरोधी बनाए। कुल मिला के 29 संशोधन जो थे राज्य पुनर्गठन विधेयक में, वो 26 उत्तर प्रदेश सरकार ने, असेंबली ने, और 3 पार्लियामेंट ने थोप के एक ऐसा राज्य हमको दिया जिसका नाम भी उत्तरांचल रखा, जिसमें हमें कोई अधिकार नहीं था। हमने इसका विरोध किया। हमने तिवारी जी से, स्वर्गीय तिवारी जी से कहा कि ये राज्य आप, वो तिवारी जी इत्तेफाक से उस वक्त सांसद थे, मैंने कहा कि आप बताइए ये राज्य कैसे आप कैसे एग्री कर गए इस विधेयक को पारित करने में। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो ऐसा था, ये लोग बहुत जल्दीबाजी में विधेयक लाए थे और इनकी मंशा थी कि थोड़ा सा भी विरोध हो तो हम विधेयक को विड्रॉ कर लेंगे। तो ठीक रहा, हमारे सर पे फूटता है। तो इसलिए हरी साहब हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हमने कहा चलो जैसा भी बनता राज्य बन जाए, आगे देखा जाएगा, लेकिन विरोध नहीं किया। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ये राज्य बनने से तो राज्य न बनना अच्छा था। ये जो आपने राज्य बना के हमको दिया पार्लियामेंट ने, ये राज्य हमारे लिए नहीं है, ये हमारा, ये उत्तर प्रदेश का उपनिवेश है। यही बात फिर मैंने हरी साहब जी से कहा, वो तो अभी जिंदा हैं और वो उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं थे। मैंने उनसे भी ये सवाल किया कि साहब आपकी पार्टी ने कुछ विरोध नहीं किया, ये तो राज्य कैसे बना। तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो तिवारी जी ने दिया कि इसलिए हमारी मजबूरी थी, हम खामोश हैं, ये राज्य बन गया, खैर आगे देखेंगे। तो एक तो राज्य का कॉन्सेप्ट ही इन्होंने बदल दिया, उस अवधारणा को बदल दिया,
और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जनता ने चूंकि केयरटेकर गवर्नमेंट उस वक्त राज्य बनते वक्त भाजपा मेजोरिटी में थी, भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री वो बने आपके स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी बने, और उस वक्त उधम सिंह नगर को लेके और हमारे कई लोगों को ये भ्रम में रखा गया था कि अगर ये राज्य बना तो पहाड़ी मेजोरिटी में आ जाएंगे, पहाड़ी सबको भगा देंगे। ये प्रचार किया गया था, ये प्रचार किया गया। और उसका नतीजा ये था कि यहाँ के लोगों ने जो हमारे यहाँ के पंजाबी लोग थे, सिख भाई थे, तो दूसरे इन लोगों ने डेलीगेशन ये लोग ले गए, आडवाणी जी को मिले, और उन्होंने अच्छा देखे आडवाणी जी के सामने इन्होंने यही कहा कि या तो आप उधम सिंह नगर को भी अलग कर दो, या उधम सिंह नगर को अलग नहीं कर सकते तो हरिद्वार को सम्मिलित कर दो, ताकि प्योर पहाड़ी मेजोरिटी न रहे। ये एक ऐसा प्रोपोगेंडा था जिसको लेके इन लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, और उसी का नतीजा हुआ कि हमें आपत्ति तो नहीं है, लेकिन उसी का नतीजा हुआ कि उधम सिंह नगर को काट नहीं सकते थे, ये अलग नहीं कर सकते थे। सिंस कुमाऊं उधम सिंह नगर हैज बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कुमाऊं डिवीजन, और उसी तरह से हरिद्वार को इंक्लूड इसलिए नहीं कर सकते थे, हरिद्वार हैज नेवर बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गढ़वाल डिवीजन। ये उस वक्त जो देवी गौड़ा जी के समय जो एक कमेटी बनी थी, राज्य पुनर्गठन विधेयक ड्राफ्ट कमेटी, उसका वो सुब्रमण्यम कुछ नाम था, उन्होंने इनसे साफ कहा था, जो मैंने कहा ये शब्द उनके हैं, उन्होंने कहा कि ये हम उधम सिंह नगर को नहीं काट सकते, ना हरिद्वार को जोड़ सकते हैं, अगर ये करना है तो आप यू गो टू प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। तो खैर वो उस वक्त वो सरकार जल्दी गिर गई, वो ड्राफ्ट वो नहीं हुआ, फिर इनके हाथ पड़ा, इन्होंने इस तरह से काट छांट करके वो बनाया। तो मेरा ये सब कहने का मतलब ये है कि न तो कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने न्याय किया, न उत्तराखंड के लोगों के हकूक के साथ न्याय किया, और एक उत्तर प्रदेश का एक उपनिवेश बना के रखा। आपको याद होगा नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने केयरटेकर गवर्नमेंट के, और गवर्नर बना दिया गया था सुजीत सिंह बरनाला को। ये प्रोपेगेंडा का नतीजा था। उन्होंने कहा कि कुछ होगा तो गवर्नर सरदारों के हित में काम करेगा, जबकि सरदारों के खिलाफ उत्तराखंड का आंदोलन ने कभी आवाज नहीं उठाई। हमारा नारा हमेशा रहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही। हम उन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने, और ये उसमें यही ना राष्ट्रीय दलों के ज्यादा लोग थे, दलाल थे, मुझे कहना चाहिए, सॉरी, वो ऐसी गलतफहमी पैदा करके राजनीति करने वालों ने ये गलतफहमी पैदा की थी, और केंद्र सरकार ने उन्हीं की बात मानी और उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ उत्तराखंड बना है। और नतीजा क्या है कि जिन लोगों के दिलो दिमाग में जहन में उत्तराखंड राज्य की बात थी नहीं, उनको सत्ता मिली, और पहले भाजपा आई, उसके बाद 2002 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस आ गई। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य का जिस वक्त आंदोलन चल रहा है, आंदोलन की चिंगारी भी आप ही ने जलाई, आंदोलन को आगे भी आप ही ले गए, मगर आंदोलन के दौरान सभी को साथ लेने के लिए आपने जो अपनी उत्तराखंड क्रांति दल की एक राजनीतिक दल के रूप में पहचान को मर्ज कर दिया संघर्ष समिति में, उसका नुकसान आपको हुआ। जो आपकी ईमानदारी थी आंदोलन के प्रति, वही आज भी वही आपको सत्ता में आने से कहीं ना कहीं बीच में बाधा बन गई, और वो एक बड़ा बैनर बन गया जिसमें और सभी लोग आ गए थे, और उसका लाभ वो ले गए। ये आप कहना चाहिए। राज्य बनने के बाद फिर सब अपने अपने खेमे में चले गए। वो मजबूत थे ही थे, हम कमजोर थे, हम कमजोरी रहे। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में नहीं आया, क्योंकि सीधे अगर उत्तराखंड क्रांति दल के संघर्ष से ये राज्य बना होता और बाकी ये बैनर और ये जो संयुक्त संघर्ष समिति वाली बात नहीं होती, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल का वर्चस्व होता, उसका संगठन होता, उसका सारी चीजें होती। लेकिन वो न होने से एक बहुत बड़ा हमको पॉलिटिकली तो नुकसान हुआ, लेकिन राज्य बनाने में हम सफल हुए, ये हम इससे संतुष्ट हैं। लेकिन अब जो मैंने ये जो बात कही है आपसे कि आज भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, तब हम लाठी गोली खाते थे उत्तर प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार के निर्देश। मैं इस विषय पर अभी आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं बात करना चाहता हूं अपने
पाठक जी से, हरीश पाठक जी से, जो उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। हम उस वक्त भी ऐसा मानते थे कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, जहां 40-40, 50-50 किलोमीटर पर विधायक बदलते हैं, हमारा क्योंकि बिखरी हुई आबादी है और हमारी जो भूभाग है उसका क्षेत्रफल लंबा है, इस वजह से हमारे पूरे क्षेत्र को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो हमको कॉन्स्टिट्यूंसी भी छोटी चाहिए और इसकी वजह से ऐसा बहुत से लोगों का मानना था कि जो जन प्रतिनिधित्व कानून में जो बिखरी हुई आबादी के लिए जो नियम है वो यहाँ लागू होने चाहिए, वो नहीं हो पाए। आप इसके बारे में आज क्या सोचते हैं? देखिए, जो इस राज्य को बनने के लिए जो राज्य आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था जिसमें हमारा जो पहाड़ी भूभाग है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम था, और क्योंकि जो हमारी विधानसभा क्षेत्र थे बहुत लंबे हुआ करते थे, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से उन विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता था और उनका डेवलपमेंट होना, उनका विकास होना, एक तो सड़कें नहीं थी, आपका शिक्षा का विस्तार नहीं था, और हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बद से बदतर आज भी हैं, तब भी थी। और उन चीज़ों का समावेश एक छोटे राज्य के रूप में हम इसको कैसे आगे बढ़ा पाए, कैसे वहाँ तक पहुँच पाए, इसके लिए हमने राज्य की परिकल्पना की थी ताकि छोटा राज्य बने और छोटी छोटी हमारी विधानसभाएं बने, छोटी तहसील बने, छोटे ज़िले बने और छोटे हमारी यूनिट बने, और जिससे कि जो मूल रूप से पहाड़ का व्यक्ति जो पहाड़ में है उसको जो आजीविका नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हमारे नए आयाम जो सृजित हों, नए पद सृजित हों, नया आपका एक इसके स्रोत जो आपके क्या कहते हैं उनको रोजगार मिल सकता था, उसके लिए छोटे कुटीर उद्योग लग पाए। वो हमारा राज्य बनने के बाद हमने ये सोचा था कि हमारे यहाँ लगेंगे। इसका वो सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जिन लोगों ने राज्य बनाया, जिनकी परिकल्पना थी कि हम ये राज्य क्यों बनाना चाह रहे हैं, वो गलती से राष्ट्रीय दलों के हाथ चले गया। तो उनकी सोच वही सामंतवादी सोच रही, जिसके कारण जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो हमारा सांस्कृतिक रूप से जो हमारी धरोहर थी, जो हमारे हक हकूक थे, वो उसके हिसाब से जो हमारा कुटीर उद्योग जो गांव में लगने चाहिए थे वो नहीं लग पा रहे हैं। और अभी भी बदस्तूर अभी जो परिसीमन हुआ उसमें भी आप देख रहे हैं जो हमारे विधानसभा की सीटें कम हो गई, जो कि बढ़नी चाहिए थी, जिसके लिए हमने राज्य का आंदोलन किया। और इसीलिए वो डेवलपमेंट हो, वो विकास आज भी अधूरा है। और सड़क जो हमारी गांव के सुदूर, आज आप देख लीजिए केस ब्लान से लेके इधर आपका आप उसमें धारचूला में इंटीरियर में तक अभी तक हमारे न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न शिक्षा व्यवस्थाएं हैं। अब तो लोग यहाँ तक कहने लगे इससे बढ़िया हम उत्तर प्रदेश में थे, कम से कम लोग तो थे। आज तो सारे लोग देहरादून और उधम सिंह नगर आ गए। ऊपर पहाड़ों में न तो स्कूल 3000 के करीब स्कूल हमारे बंद होने के कगार पर आ चुके हैं, और ये सरकारी आंकड़ा है कि वो कहते हैं 3000 स्कूल हमारे बंद होंगे। आज आप देख लीजिए जिनको हम रोजगार देना चाहिए था प्रत्येक उसको, वो इन्होंने ठेका प्रथा कर रखी है। 1.5 लाख लोग आज बैक उस पर यहाँ क्या कहते हैं संविदा पे है, और उपनल के माध्यम से हैं, दूसरे और माध्यम से हैं, जिनका फायदा वो ठेकेदार ले रहे हैं। हमारे जो आम जनजीवन जिसको मिलना चाहिए था, आम व्यक्ति को मिलना चाहिए था, उत्तराखंडी को मिलना चाहिए था, वो आज भी नहीं मिल पा रहा। वहीं दूसरी ओर विधानसभा हो चाहे सचिवालय हो, ये जो बैकडोर से एंट्रियाँ हुई है, और इसका कारण ही यही रहा है। राष्ट्रीय दलों ने जो आए उन्होंने अपने अपने लोग वहाँ भर्ती कर दिए, और जो आम उत्तराखंडी जिसने इस राज्य की अवधारणा की थी, जिसने राज्य का आंदोलन किया था और जो चाहता था मेरा राज्य बनेगा, खुशहाल राज्य होगा और मुझे रोजगार मिलेगा, वो आज ठगा महसूस करता है। आज आप देख लीजिए गैरसैंण, आप राजधानी की जो बात हम करते थे और लगातार उसके लिए 2-2, 3-3 आयोग बने और उन्होंने उसके पक्ष में कहा, और उसको आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। और इससे बढ़िया था आप उसको राजधानी बनाते, शीतकालीन राजधानी भले ही आप देहरादून बना लेते, हम इसके लिए नहीं कहते हैं, लेकिन राजधानी तो प्रॉपर गैरसैंण होती,
जिससे उसके सराउंडिंग एक पूरा क्षेत्र डेवलपमेंट होता और आपके टाउनशिप डेवलप होती और जगह जगह हमारे टूरिज्म के इसके जो डेस्टिनेशन है वो बनते, हब बनता, एक शिक्षा का हब बनता, टूरिस्ट का बनता, सारी चीज़ें बनती। अब हमारे वही पुरानी 4 धाम यात्रा है, कुछ और इस तरह की हैं, इन्हीं चीज़ों में हम रुक गए हैं। आज भी जनता लगातार इस बात के लिए आंदोलनरत है और आज भी कर रही है और इसी का खामियाजा परसों 1.5 लाइन की सड़क के लिए कहने पर लोगों ने उसमें इस विषय पर अभी हम आते हैं। मैं अब आज आता हूं अब अपने अगले मेहमान आदरणीय पुष्पेश त्रिपाठी जी। आप एक युवा हैं, बहुत प्रगतिशील सोच के आप मालिक हैं, प्रगतिशील सोच आपकी है, आपके पास विस्तृत अध्ययन भी है। ये हम थोड़ा दुर्भाग्य मानते हैं कि आप 2007 के बाद फिर दोबारा विधानसभा में नहीं आ पाए, इसका हमको भी दुख है। परंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट फ्यूचर रिमेन्स, तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि किसी वक्त उत्तराखंड क्रांति दल को दोबारा सत्ता में आने का समय मिलेगा और उनको जरूर ये मौका मिलेगा, इसके लिए आप लोग भी प्रयासरत हैं। मगर मैं उत्तराखंड का जो पलायन आज जो एक हमारे को बहुत बड़ी आज बीमारी पैदा हो गई और अभी जैसा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा, 4 बड़े शहर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, 3 ही समझ लीजिए, इन 3 बड़े शहरों में आज दोहरा दबाव है। हल्द्वानी में जो आसपास का व्यक्ति है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, चाहे वो मकानों में पुताई का ठेका लेने के लिए, चाहे वो मिस्त्री के रूप में, मजदूर के रूप में, चाहे वो आपके सिडकुल की फैक्ट्रियों में कुलीगिरी करने के लिए, डेली वेजेस पर काम करने के लिए वहाँ जो आता है वो वहीं बस रहा है। और पहाड़ का आदमी जो उधर का है वो भी हल्द्वानी में एक घर चाहता है। ठीक यही स्थिति देहरादून की भी है। हमारे यहाँ के जितने नाले खाले थे वो सब आज बस्तियों से भर गए। हमें कोई उससे ऐतराज नहीं है, वो यहाँ आ रहे हैं, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें दोहरी मार पड़ रही है। एक तो हमारी जो सिविक फैसिलिटीज हैं, हमारे जो पानी का कनेक्शन है, जो सीवर लाइंस हैं, जो बिजली की लाइन है, जो सड़कों पर फंड लगने हैं, वो सब जो हमारी योजना से बाहर के हैं, हमें वो लगातार डेवलप करने पड़ रहे हैं। दूसरे, आज वो तमाम क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर हम छोटी छोटी खेतियाँ करके अपना अपना गुजारा करते थे, आज वहाँ 4-4 हिस्से का प्लॉट हमारा पहाड़ का, वो आदमी जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा आता है वो यहाँ पर घर बना लेता है। तो ये दोहरी जो हमको मार पड़ रही है, पहाड़ का आदमी भी पलायन करके इन बड़े महानगरों में आ रहा है और आसपास के हमारे यहाँ जैसे सहारनपुर का, मुजफ्फरनगर का, बिजनौर का, यहाँ का आदमी हमारे यहाँ आता है, वो हमारे यहाँ बस जाता है। जो आता है यहाँ की आबोहवा, यहाँ का जो मौसम है, वो सब भी उसका एक कारण है। और यहाँ दिहाड़ी भी और जगहों के मुकाबले ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो अध्यक्ष जी ने बातचीत शुरू करी कि आज हमारी जो अगर पूरा देखा जाए तो मेरे ख्याल से 70 में से मुश्किल से 28-29 सीट हमारी पहाड़ में रह गई है। और अगर आबादी ही मानक रहा अगले परिसीमन का, क्योंकि परिसीमन हर 20 वर्ष में होना है, अगले 20 वर्ष बाद जब परिसीमन होगा और आबादी ही तब भी मानक रहा, तो ऊपर पहाड़ में जिन लोगों ने हसिया और दराती हाथ में लेकर के ये आंदोलन किया था, जिन महिलाओं ने, वहां तो 20 सीट रह जाएंगी। तो इसके लिए आपके पास क्या कार्य योजना है, इसमें विस्तार से बोले, हम आपको सुनना चाहते हैं। देखिए, 2 बातें हैं। जो आपने पूरा पलायन से शुरू किया था, उसका तो एक छोटा सा जवाब है कि आज तक की सरकारों के पास नीतियों का नहीं होना, ये सबसे बड़ा कारण है। और उस पर भी जो नीतियां हैं वो शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं। जब तक हमारा ग्रामीण सेक्टर को ध्यान में रख करके, और जहाँ की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, गांव शहरों के आसपास भी होते हैं, गांव पहाड़ में भी हैं, हमारा आज तक का विकास न केवल इस राज्य का बल्कि पूरे देश का अगर ढांचा उठा करके हम देखेंगे,
अभी हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे तो हम देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर की बात करते हैं। अगर देश के राज्यों के पलायन पर हम बात करेंगे तो फिर दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता जैसे महानगर भी ये इसी दबाव को से पीड़ित हैं। तो जब तक हमारी नीतियों में गांव प्राथमिकता में नहीं होंगे, हमारा दूरस्थ क्षेत्र प्राथमिक, चाहे वो हमारा विज्ञान हो और विज्ञान के साथ वो विकास की नीतियां, और जिस दिन ये शुरुआत हम करेंगे, चाहे वो हमारे उत्तराखंड राज्य से हो या देश के अन्य राज्यों से हो, तब जाकर के ये गांव बसेंगे भी, बचेंगे भी। और जिस दबाव, जिस पॉल्यूशन, जिन कमी, जो दबाव बढ़ने से इन शहरों में जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं, तब जाकर के ये ठीक ठाक होंगे। और ये अगर इसको पुरानी चीज़ों को छोड़ दें तो एक तो उत्तराखंड राज्य अलग बनाने का ये बहुत बड़ा मकसद रहा है, बहुत बड़ा उद्देश्य था कि हम यहाँ के गाँव की तरफ ध्यान देंगे और एक ऐसा राज्य प्रस्तुत पूरे देश और दुनिया के सामने करेंगे जो अपने आप में आदर्श होगा, जो वास्तव में ये इन सारी चीज़ों से हट करके नीतियों पर हम लोग काम करेंगे। इसका दूसरा जवाब है कि हमारी आज़ादी के बाद कम से कम 10-20 वर्षों के बाद की सरकारों ने और राज्य बनने के 20 वर्षों के बाद हमारी सरकारों ने क्या किया, इसकी सबसे बड़ी पोल खोलता है अभी का एक कोरोना पीरियड, जिसमें पूरे देश के महानगरों में उनके राज्यों से गए हुए लोग जिन स्थितियों में वापस लौटे हैं, क्योंकि परिस्थितियां खराब थी और कभी ये माहौल नहीं बन पाया था कि उनको उनके राज्य में, वो कभी ये सोच नहीं पाए कि हमारे राज्य में हम लोग काम कर सकते हैं। और अगर मैं अपने राज्य उत्तराखंड की बात करूं तो हमारा जो युवा लगातार पलायन, वैसे तो एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जो जिसका जैसा स्टेटस बढ़ता चला गया वो उस हिसाब से इधर उधर विस्थापित होता है, वो जाता है, रुकता है। लेकिन जो गलत नीतियों की वजह से जो युवा छोटी मोटी नौकरियों के लिए दिल्ली, मुंबई या अन्य बड़े शहरों में यहाँ से जाता था, वो इस उम्मीद के साथ लौट करके वापस आया था कि अब जो ये परेशानियां हमने झेली हैं, और बहुत सारे लोगों ने उस दौर के वीडियोस अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया के, बहुत सारे, हम कभी लौट करके नहीं आएंगे। मतलब महानगरों की तरफ अपने घर जाने के बाद हम महानगरों की तरफ लौट करके नहीं आएंगे। मैं आपको दो एक ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। चौखुटिया में एक परिवार 35 वर्षों के बाद अपने गांव लौटा हिमाचल से। वो हिमाचल के एक होटल में काम करते थे और उसके बाद जैसे ही ये होटल वगैरह बंद हुए, वो एक माँ और 2 बेटे और एक बेटी है, कुछ ये परिवार था उनका। मैं उनसे मिला तो वो पहली बार अपने गांव लौटे। उनको ढंग से पता नहीं था, लेकिन वो इसलिए लौटे क्योंकि उनको पता था कि जिस हिमाचल में होटल से उनको हटा दिया गया है, उनके रहने खाने का प्रबंध नहीं है, अपने घर में कम से कम वो रह सकते हैं। एक दूसरा परिवार 42 वर्षों के बाद दिल्ली से लौटा था। ये 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो इसलिए लौटे इस उम्मीद के साथ, जहां वो इतने वर्षों तक नौकरी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सुबह कमा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, तो कम से कम अपने राज्य में कुछ व्यवस्था उनके लिए हो पाएगी। अब जब ये सारी चीजें 20 वर्षों का सही नीतियों के नहीं होने की वजह से आज आप देखिए फिर वो स्थितियां शुरू हो गई। लेकिन ये इस कोरोना पीरियड ने पूरे देश को, हर राज्य की सरकारों को और जो विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी नीतियां क्या हैं। यहाँ मैं एक प्रश्न आपसे सामयिक है इसलिए और पूछना चाहता हूँ कि अभी कोरोना काल में वो परिस्थितिवश ही सही लगभग 5.5 लाख उत्तराखंडी अपने अपने गांव लौटे थे, क्योंकि एक तो वहाँ रहने की दिक्कतें, एक महानगर बिल्कुल कोरोना से संक्रमण वहाँ बढ़ गया था और उत्तराखंड को उस वक्त सेफ समझा जाता था। जहाँ वो काम करते थे वो उपक्रम भी धीरे धीरे करके बंद हो गए थे। हम उन 5.5 लाख लोगों को उत्तराखंड में रोक नहीं पाए, क्या ये हमारी विफलता है? बहुत बड़ी विफलता है। और देखिए 5.5 लाख का आंकड़ा आपने दिया है, वो 10 लाख भी होते। और चूंकि इस समय एक तकनीक के इस युग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको आपने आइडेंटिफाइड किया हुआ है, उनको रिकॉर्डेड किया हुआ है। अगर हमारी सरकारें चाहती तो जो हमारे अनावश्यक खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे अनावश्यक माने जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क, कोई सड़क बनी हुई है उसमें ज़रूरी नहीं था उसको इसी साल दोबारा पेंट करना है, या ऐसे कोई रास्ते निकाले जा सकते थे। उन 5-5.5 लाख लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनके अनुभवों का लाभ लेकर के वो क्या करना चाहते हैं इस दिशा में उनसे बातचीत
करते हुए ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में कैंप लगा करके कि आप आइए, आप क्या काम कर सकते हैं, आप खेती करना चाहते हैं, आप तकनीकी रूप से किसी चीज़ में ट्रेंड हैं, आप कोई अन्य चीज़, उनको एक साधन मुहैया कराया जा सकता था। जो बड़े बड़े विज्ञापनों के आधार पर सरकारों ने घोषणाएं की कि हम इतने लाख लोगों को स्वरोजगार देंगे, किस चीज़ के, कौन सा स्वरोजगार देंगे। आप कृषि के क्षेत्र में काम कराना चाहते हैं, उत्पादन करने के लिए वो तैयार है, उसको बाजार कैसे उपलब्ध कराएंगे। कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट, कोई खाका तैयार नहीं था। तो वो 5.5 लाख युवा कहाँ कैसे रुकेगा। अगर आपकी प्लानिंग रही होती, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, आपके पास इतने बड़े बड़े, आप विश्वविद्यालयों की अगर गिनती करेंगे, पंतनगर, भरसार, अल्मोड़ा का विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, हमारे पास इसी देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े संस्थान, इन सबको इकट्ठा करके सबको कोई ना कोई टारगेट दे करके आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि राज्य की स्थितियां क्या है, तो आप करेंगे क्या। आपके पास विजन नहीं है तो आप कैसे उन चीज़ों को, उस रोड मैप को तैयार कर सकते। और अभी कोई, खैर अभी भी ये बड़ी बात नहीं है, वो वापस आए और अपनी रोजी रोटी के लिए वापस भी लौट रहे हैं, लेकिन कम से कम इन सारी परिस्थितियों के बाद अब तो आप जागिए, अब तो आप सबक सीखिए कि अपना आत्मावलोकन खुद हमारी सरकारें करें कि हम इन 20 वर्षों में हमने क्या किया। तो सारे उत्तर आपको भी मिलेगा और शायद भविष्य के लिए हम लोग सचेत हों, अन्य चीज़ों को बेहतरी की ओर करने के लिए हम प्रयास तो शुरू करें। मैं और सवालों के साथ आपके पास अभी दोबारा आऊँगा। मैं इस बीच अपने किशन मेहता जी, जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के प्रमुख नेताओं के सहयोगी भी हैं, सलाहकार भी हैं, आप भी बहुत लंबे समय से इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं उत्तराखंड क्रांति दल से चूक हो गई? 1979 के पहले उस लोकसभा चुनाव में डॉक्टर डी पंत जी को भी 1 लाख के करीब वोट मिला था। उसके बाद का मुझे वर्ष तो याद नहीं है, संभवतः वो 1984 का चुनाव था, 89 का, जिसमें आदरणीय काशी सिंह एरी जी बमुश्किल 10,000 के मार्जिन में आप थे। और आपकी लड़ाई किससे थी? मुरली मनोहर जोशी जी से। संभवतः उन्हीं के साथ थी आपकी, हरीश रावत जी और मुरली मनोहर जोशी जी, इन दो के साथ आपकी लड़ाई थी। जनता ने भगत सिंह कोश्यारी थे। आपको कितना जबरदस्त समर्थन वहां लोगों ने दिया। और ठीक उसी चुनाव में यहाँ इंद्रमणि बडोनी जी लगभग आखिरी राउंड तक आगे चलते रहे, और आखिरी राउंड में वो जो भी कारण रहे, उसमें कई तरह की अफवाहें भी लोग उड़ाते हैं, मगर सच्चाई वो नहीं है। तो जनता ने तो साथ दिया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपको क्या लगता है कि अब उसी समर्थन को दोबारा प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल को क्या नीति अपनानी चाहिए? मैं इस विषय में आपके विचार जानना चाहता हूं। धन्यवाद शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आपका जो हिमालय दर्पण से आपने जो हमारी आवाज़ को पूरे उत्तराखंड में फैलाया, एक तो उसके लिए आपको बधाई देता हूं। और अब आप पुनः जो उत्तराखंड के सरोकारों को लेकर लगातार मुखर हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और जनजागरण के माध्यम से ये समझें तो यहाँ की जनता को भी चेता रहे हैं, और साथ साथ जो सरकार है, सरकार को आप बार बार नॉक कर रहे हैं कि वे आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, ये जो है उत्तराखंड के हित में नहीं है। उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। इस सिलसिले में मुझ पर 2 बार मुकदमे भी हो चुके हैं, वजाहत भी कर लेते हैं ये लोग, लेकिन मैं अपने न्याय व्यवस्था का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आप ऐसा है, दोनों मुकदमे में मुझे हाई कोर्ट से स्टे मिला। जी प्लीज करिए। आप सुभाष शर्मा हैं। सुभाष शर्मा मुकदमों से डरने वाले आदमी नहीं है, इसके लिए मुझे मालूम है, इनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। जो मुरली मनोहर जो हमारे डी पंत जी जो चुनाव लड़े थे, उस समय उनको 1 लाख से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे, और उस समय हमारा संगठन कुमाऊं मंडल में तो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन ग्रास रूट तक इतना नहीं था। उसके बावजूद उनकी एक इमेज थी, उनको ये वोट मिले, ये हमारे लिए उत्साहवर्धक था। और उससे हमको बेशक हमारी हार हुई, लेकिन हम उसके लिए आगे को हमें ताकत मिली कि हम कुछ कर सकते हैं। और ये जो हमारी, इसका मतलब लोगों का समर्थन है, राज्य बनना चाहिए, और वो उसके नेता थे, तो इसलिए वो जो मैंडेट था वो राज्य के समर्थन में लोगों का था। इससे उस उत्तराखंड क्रांति दल को काफ़ी ताकत मिली। लेकिन हम धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम चलते रहे। हमने ऐतिहासिक बोट हाउस क्लब में भी आगे दिल्ली में रैली की थी,
आपके नेतृत्व में लाखों की संख्या में लोग आए, हमारा धीरे धीरे जनाधार भी बढ़ता रहा और हमारा मनोबल भी बढ़ता रहा। और हम एक चूक रही हमसे, हम आंदोलन तो लगातार करते रहे, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, जो राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए, अपना संगठन भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम आंदोलनों पे हमारा फोकस ज़्यादा रहा, संगठन पे हमारा फोकस कम रहा। उसके बाद एंटी कांग्रेस लहर थी। हालांकि हमारे विधायक सबसे पहले जसवंत सिंह बेजी, आपको मालूम है, वो जीते थे 80 में, 85 में आप जीते, 89 में आप दोनों पुनः जीते। और भी हमारे जो कई ऐसे भी हमारे प्रत्याशी थे जो 200-400 वोटों से हारे थे। 89 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो उस समय हमको काफ़ी फिर भी अच्छी ताकत मिल गई थी और लोगों का उस समय तक भाजपा का कहीं वो था। मुझे अच्छी तरह याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, उत्तराखंड की जो मांग है, इससे खंड खंड की अलगाववाद की बू आती है, और सबका इतिहास आपको मालूम है। लेकिन जो हमको 89 में मैंडेट मिला, उससे भी हमें काफ़ी ताकत मिली, लेकिन फिर हमसे वही चूक हुई। हमने ये नहीं देखा, हम लोगों की नस नहीं पकड़ पाए। ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन हम लोगों को जितना जोड़ना चाहिए था एक राजनीतिक पार्टी को, हम नहीं कर पाए। निश्चित रूप से हम इसको मानते हैं। उसके खैर चुनाव का तो ये प्रक्रिया चलती रहती। हम तब भी ये कहते थे, हम क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हमारे यहाँ से उस समय 17 विधायक होते थे, हमने कहा हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मैंडेट हमको मिल रहा है, ये राज्य के समर्थन में लोगों का मिल रहा है, ये हम मान के चलते थे। लेकिन हम फिर भी संगठन के ऊपर हमारा फोकस तब भी नहीं रहा। अब जब ऐतिहासिक हमारा आंदोलन हुआ, हमने जो भी कुर्बानी दी, उसमें दल में भी काफ़ी कमजोरियां रही हैं, उनको बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, जो आज भी वर्तमान में भी हैं, आज भी हैं। हम काफ़ी उसके लिए प्रयास रहते हैं, लेकिन जो आदमी का जो बेसिक कैरेक्टर होता है ना, वो नहीं बदल सकता। जिन लोगों की संकीर्ण मानसिकता है, वो हमारे साथ भी हो सकते हैं, कहीं दूसरी जगह भी हो सकते हैं। हम उनको कितना कोशिश करें, हम नहीं बदल सकते। आवश्यकता इस बात की, अगर हमको पुनः एक ताकत बन के उभरना है, तो हमको ऐसे एलिमेंट्स को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। और जो उत्तराखंड के इश्यूज हैं हमारे, चाहे परिसंपत्तियों का मामला हो, चाहे रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, ये पहाड़ों में बहुत है। पलायन इतना ज़बरदस्त हो रहा है, उस सब के सामने है, और हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। इसमें सरकार जो सत्तारूढ़ हैं, उनका विजन नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एज ए क्षेत्रीय पार्टी हम आंदोलनकारी रहे हैं, हमने इसकी लड़ाई लड़ी है, तो हमको निश्चित रूप से कुछ आमूलचूल परिवर्तन अपने दल में करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम वैसे ही रहेंगे। यहाँ मैं बहुत संक्षिप्त में अपने आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, वहीं से बात शुरू करूँगा जहाँ हमारे किशन मेहता जी ने अभी बात खत्म की है। आज भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल कोई दल नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी संगठन है। क्या ये छवि आप बदलने के लिए, क्योंकि चुनावी वर्ष शुरू हो गया, अगले वर्ष फिर चुनाव है, तो क्या इस छवि को बदल पाने के लिए आपके पास कोई कार्य योजना है? मैं आपसे इस विषय पर पूछना चाहता हूँ। देखिए, इस बीच हमारी अभी हल्द्वानी में बैठक हुई थी कार्य समिति की, उसमें हमने मंथन भी किया था। हमारा सीधा सीधा मानना है, अभी जो लोकल इश्यू है हमारे पूरे उत्तराखंड के, शिक्षा को लेकर है और आपका चिकित्सा को लेकर है और जितने भी हमारे रोजगार को लेकर है, इन इश्यूओं को लेकर हम जन जन तक जनता के बीच में जाएंगे। और जनता आज भी, अभी हमने काफ़ी कार्यक्रम दिए, ऑनलाइन भी हमारे पास काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। कम से कम अभी लगभग 50-60 हज़ार लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और जिनका लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग जगह हमारे ब्लॉकों वाइज, जिले वाइज हमारे जो कार्यक्रम प्रदेश के चल रहे हैं वो बदस्तूर जारी है, और अभी हमने फिर कार्यक्रम दिए हैं। और इन कार्यक्रमों के तहत अभी हमारे माननीय संगठक मंडल की अभी बैठक हुई थी, और इन सब का एक बृहद पूरे उत्तराखंड स्तर पर हम जन जन तक, एक ब्लॉक तक जाने का हमने आह्वान किया है। और जिला अध्यक्षों से भी हमने निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जगह जगह हम अपने कार्यक्रम लगाएं। और आज सबसे पहले हमारी जनभागिता जन मुद्दों को लेकर है, क्योंकि हमको क्यों उत्तराखंड की जनता चुने, इसके लिए हमको जनता के बीच में जाकर हमको उनको समझाने की जरूरत है। देखिए, आज लगातार आप देख रहे हैं
जो हमारा पूरे प्रदेश में एक डेवलपमेंट होना चाहिए था, एक विकास होना चाहिए था। और विकास सिर्फ खड़ंजू तक, ठेकेदारों तक, और जो हमारे जिला पंचायत के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो पैसे का जो आपका जितना भी बजट आ रहा है उसकी बंदरबाट करने तक है। जबकि विजन ये होना चाहिए, जो हमारा निर्णय होना चाहिए। और क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जोत बहुत कम है, कृषि क्षेत्र हमारे पास बहुत कम है, जितना भी है कुछ हमारे पास फॉरेस्ट का जो वन पंचायती क्षेत्र है वो क्षेत्र है, जिसको हम हकूक के हम उसमें से जानवरों के लिए चारा पत्ती उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे जो लोग हैं उसके सराउंडिंग पहले से थोड़ा बहुत काश्तकारी उस टाइम पर कर लेते थे, जिस टाइम उसमें कुछ घास निकल जाए, कुछ टाइम मडवा निकल जाए, कुछ इस तरह के मोटा अनाज पैदा कर लेते थे, वो जोत भी आजकल हमारी कम हो गई है। फिर सबसे बड़ी बात है जो उसके कारण जो हमारा पलायन हो रहा है, आज हमारे गांव में ज़मीनें बहुत कम बची हैं। आप हमारे अपने गांव में ले, हम दूसरी जगह जाएँ, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो हमको मकान बनाने के लिए भी ज़मीन चाहिए और उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी चाहिए। आज आपका सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, और हर आदमी चाहिए कि मुझे मेरा बच्चा पढ़ा लिखा जाए, आगे पढ़े, आगे काम करे। तो उसको समझाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमको एक कार्य योजना बनाकर उनके बीच में जाने की ज़रूरत है और उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है। लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे, निश्चित जुड़ेंगे, और हम उसी को लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, शुक्रिया। मैं आदरणीय काशी सिंह एरी जी, एक कड़वा और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। 2007 में एक ऐसा वक्त आया जब जनरल खंडूरी की सरकार को समर्थन की जरूरत थी, और मैं भी उन लोगों में से था जिसको ऐसा लगता था कि इस वक्त उत्तराखंड क्रांति दल अगर जुड़ जाए इस सरकार के साथ तो कहीं ना कहीं दबाव डाल के स्टीयरिंग का काम तो करेगी, दिशा देने का जनरल खंडूरी की सरकार को। और उसमें दुर्भाग्य से आप उस वक्त चुनाव में आपको जीत नहीं मिल पाई। हमारे त्रिपाठी जी तो जीत गए थे, तो मगर आप रह गए। ये भी मुझे लगता है एक दुर्भाग्य रहा। और फिर जो भी हुआ उसमें दिवाकर भट्ट जी को हमने मंत्री बना दिया। उत्तराखंड क्रांति दल ने पेशकश की अपनी तरफ से, मंत्री बनाने का काम तो जनरल खंडूरी ने किया, लेकिन आपने पेशकश की। और उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल कोई विज़न ही नहीं दे पाया। और विज़न ना दे पाना ही केवल एक कारण नहीं रहा, बल्कि दूसरा कारण फिर ये भी रहा कि उसके बाद हम पर आरोप भी लगे कई तरह के उत्तराखंड क्रांति दल पर कि सरकार में आ गए तो ये सत्ताधारियों के ही रीति नीति में ये रंग गए हैं, और कहीं से उस मामलों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सही बात आपने कही। ये लोग अक्सर पूछते भी हैं, इस पर बहस भी करते हैं। 2007 का आपने जिक्र किया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त जो भी परिस्थिति थी, हमारा हमेशा का ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बात अगर आप करते हैं तो उसमें आपको ये ज़रूर देखना पड़ता है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के जो मुख्य चीज़ें हैं उसको आपको अपनाना चाहिए। मसलन कोई सरकार नहीं बन रही, मैंडेट पूरा नहीं है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, तो आपको मैंडेट पूरा करके दोबारा चुनाव न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान भी हमने रखा, इसलिए हमने समर्थन दिया। अब मंत्री बनाना हमारी गुजारिश तो नहीं थी, वो उन्होंने ऑफर किया था, हमने कहा मंत्री बना दो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हमने 9 बिंदु उनके सामने रखे थे। मैं भी था उस मीटिंग में। जी हाँ, पैसिफिक होटल में। बिल्कुल 9 बिंदु हमारे स्पष्ट थे। राजधानी गैरसैंण से लेके तमाम सारे औद्योगिक, पहाड़ में औद्योगिक नीति, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का वर्ष 79 करना, तमाम सारे थे। एक दो में काम हुआ, लेकिन बाकी में काम नहीं हुआ। अब ये बुरा नहीं था कि सरकार को समर्थन देके सरकार बना के हमने दोबारा चुनाव को रोका। ये हमारी एक पार्लियामेंट्री दायित्व था, संसदीय दायित्व भी होता है एक किसी दल का या
सदस्यों का। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन असल गलती कहाँ हुई? हमारे लोगों ने जो सरकार में थे अथवा जैसा भी था, उन लोगों ने पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा पाए। हमारी बदनामी तो हो गई कि हम सरकार में सम्मिलित हो गए, लेकिन सरकार में सम्मिलित होकर जो फायदा मिलना चाहिए था दल को, वो फायदा हम लोग नहीं ले पाए। अब उसमें किसकी क्या कमी रही, क्या रही, उस पर अभी बहस करना मैं उचित नहीं समझता। उस विषय को उठाना भी मैं चाहूंगा भी नहीं। ये इसलिए वो फायदा तो नुकसान तो हो हमारे इससे आया और फायदा हमको नहीं मिला। और यही स्थिति कमोबेश 2012 में भी रही। हमारा एक विधायक थे और उनको फिर कांग्रेस का समर्थन करना पड़ा। उन्हें तो हम निर्दलीय ही मानते रहे। हाँ, माना तो नहीं। इसलिए जो आपने सवाल पूछा वो बिल्कुल सही था कि फायदा हमारी बुराई तो हुई कि ये सत्ता में चले जाते हैं, इनको क्यों दें वोट, हम सीधे से कांग्रेस या बीजेपी को क्यों नहीं दें। ये करने वाले, ये कहने वाले लोग बहुत हुए, लेकिन हमको हमारे पार्टी को उस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी, इस तरह से रणनीति बना के कार्यक्रम करने चाहिए थे ताकि हमको उस कोalition में जाने का फायदा भी मिले। वो नहीं ले पाए, ये हमारी कमी रही। मैं आपसे अब अंत में एक तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर और बात करना चाहता हूं। देखिए, ये तो बहुत सीधा सा है कि पलायन जितना बढ़ेगा उत्तराखंड क्रांति दल को उतना नुकसान होगा। पहाड़ खाली होंगे। आज लगभग 28-29 सीट है, कल को पहाड़ों में 21 सीट रह जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि खाली पहाड़ों की ही पार्टी है। उत्तराखंड क्रांति दल शुरू से बड़े हृदय वाला रहा है, मगर ये आज भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल सिर्फ पहाड़ी लोगों की पार्टी है और इसमें बाकी जो पहाड़ियों के अलावा जो अन्य जातियां बड़ी संख्या में, इसमें सरदार हैं, इसमें मुस्लिम हैं, इसमें बनिया हैं, इसमें अन्य वो लोग जो वर्षों से देहरादून, आप सब जानते हैं देहरादून भी एक समय गढ़वाल मंडल का हिस्सा नहीं था, आपको भी मालूम है, ये मेरठ मंडल का हिस्सा था। तो यहाँ पर आबादी जाट बिरादरी भी है, इसमें गुर्जर बिरादरी भी है, इसमें सभी बिरादरियों के लोग रहते हैं। तो उन सबको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, और मैं स्पष्ट कहूं तो इसको एक डैमेज कंट्रोल के रूप में, क्योंकि ये नुकसान उत्तराखंड क्रांति दल को झेलना पड़ा है हमेशा। ये एक आपकी छवि बन गई है कि मैदानियों को साथ लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल नहीं चलती। तो इसको, इस भ्रांति को, मैं इसको भ्रांति ही मानता हूं, इस भ्रांति को दूर करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास आप हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये भ्रांति थी जिसके कारण मैंने कहा कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार का मामला हमारे सामने आया। आज भी भ्रांति है, लेकिन हम आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि आंदोलन के दौर में आप तो गवाह रहे हैं, आप तो उसमें पार्टिसिपेंट रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। तो हम लोगों का नारा कहीं से कहीं तक प्लेन्स पहाड़ का नहीं था। हम कहते भी थे भाई, हम कोई खालिस्तान की तर्ज पर कोई एरिस्तान या पंथिस्तान या शर्मस्तान नहीं मांग रहे हैं। हम तो एक उत्तराखंड राज्य मांग रहे हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र को अलग मांग रहे हैं। और न जाति, न संप्रदाय, न धर्म, न भाषा, इसका कोई भेद नहीं है। हम लोगों ने सब पूरी तरह से उसको रखा, लोगों ने माना भी। लेकिन जो मैंने कहा कि उस वक्त भी जो राजनीतिक दल थे, ये राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस, वो इसके खिलाफ मैदान के लोगों को भड़काते थे, मैदान के लोगों को शिकायत करते थे कि ये बन गया भाई, तुमको निकाल देंगे। वो बात आगे आके बात आती है। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहाड़ी प्रदेश है ये, इसलिए है कि 85% जो क्षेत्रफल है वो पहाड़ी है। जो 2 जिले हैं या आपका 2-2.5 जिले हैं, वो केवल 15% है। अब सवाल ये है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट कर दूं, 9 सीट उधम सिंह नगर जिले में, 10 सीट देहरादून जिले में और 11 सीट हरिद्वार जिले में। तो 30 सीटें विधानसभा की इन 3 जिलों में ही हैं। इसलिए आप इसकी ताकत को नजरअंदाज मत करिए। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ शर्मा जी। देखिए, मैंने ये कहा, हमारा जो बातें हैं वो पहाड़ की बातें क्यों करते हैं हम इसलिए करते हैं कि राज्य ही पहाड़ का मांगा था हमने। 85% जो क्षेत्रफल पहाड़ का है और जो भी हमको सुविधाएं मिलती हैं, आपको याद होगा हमारी अभी भी डिमांड है, हम 371 लागू करना चाहते थे। वो इसलिए कि ये पर्वतीय और सीमांत राज्य है।
हमने डिमांड की कि स्पेशल राज्य का दर्जा दो, अभी भी डिमांड है, सरकार ने पूरा नहीं माना उसको। केंद्र सरकार ने स्पेशल स्टेटस का राज्य का मतलब होता है जो पूर्वोत्तर में है 90% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने उसको थोड़ा डाइल्यूट करके क्या किया है कि वो कहीं पर 50%, कहीं पर 75% या 60% केंद्र ग्रांट देती है, बाकी स्टेट को देना पड़ता है। हमारी डिमांड है कि 90-10 होना चाहिए। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये वाकई में पर्वतीय राज्य है जिसकी डिमांड की गई थी। अब आपका सवाल जो है कि ये आपका जो ये ठप्पा लगा है कि आप नीचे के लोगों को जिस 15% क्षेत्रफल में इतनी आबादी रहती है, इतना प्रतिनिधित्व है, तो उसको क्यों नहीं ले जा रहे हैं। हमारे स्तर से हमने काफ़ी प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करेंगे। हमारा संगठन उधम सिंह नगर में भी है, देहरादून में भी है, तो हरिद्वार में भी है और अच्छा काम चल रहा। अब जीत तो हम पहाड़ से भी नहीं रहे हैं, तो मैदान में भी नहीं जीत रहे हैं। खटीमा जैसे जगह पर हमारा प्रत्याशी 17-18 हज़ार वोट लाता है, तो वो भी प्लेन्स का ही है, उधम सिंह नगर का हिस्सा है। तो हम इसको ये इस तरह से कहना चाहते हैं कि हम गैरसैंण की बात करते हैं। गैरसैंण की बात करना क्या मैदान के खिलाफत है? नहीं है। वो एक ज्योग्राफिकल ही नहीं, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है गैरसैंण। और आज इस बात को मानते हैं, प्रपंच जरूर कर रहे हैं, फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन मानते सब कुछ हैं। और मैं आपको 1-2 नाम बताऊंगा। काजी है कांग्रेस के विधायक अभी, निजामुद्दीन, उन्होंने विधानसभा में कहा है कि बिल्कुल गैरसैंण को राजधानी बनना चाहिए। हमारे पुष्पेश त्रिपाठी जी उन दिनों थे वहाँ, बड़ा राजधानी को लेके बहुत वो भी किया। तो हम राजधानी वहाँ इसलिए चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का विकास हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम मैदान के खिलाफ हैं इसलिए पहाड़ में राजधानी चाहते हैं, बल्कि इसलिए चाहते हैं कि मैदान का भी विकास होगा, पहाड़ का भी विकास होगा, और उसके लिए एक नई राजधानी जो हमारे कंसेप्ट में वो बननी चाहिए। ये मेरे मतलब है। अब रहा सवाल जो आपका ये है कि ऐसा जो भ्रम फैलाते हैं लोग, वो तो फैलाते रहते हैं, ये सतत प्रक्रिया है। ऐसे जो हमको कमजोर करना चाहते हैं। दोनों का एजेंडा तो साफ है शर्मा जी। भाजपा कांग्रेस का एजेंडा हमेशा यूकेडी को डैमेज करना था, वो आज भी जारी है। इसलिए वो तरह तरह की बातें करेंगे और हमारे खिलाफ ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन सवाल इस बात है कि हमारी जनता को समझना चाहिए कि क्या वो भाजपा या कांग्रेस, चाहे उनको हमने भी कभी समर्थन दिया नहीं दिया हमारा समर्थन था भी तो बिल्कुल कम था, वो उसका कोई मानी नहीं रखते हैं। वो आरोप लगाने की बजाय आप इनके सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार ने क्या क्या किया, ये देखना नहीं जनता का काम है। और बार बार उन्हीं को दे रहे हैं और बार बार उन्हीं के झांसे में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तो मैनेजमेंट हो गया चुनाव शर्मा जी। आज चुनाव थोड़ी रह गया, छवि के आधार पर इवेंट ये वो हो गया, तो उसके आधार पर आप नहीं जीत पा रहे हैं। आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी दारू की व्यवस्था कर रहे हैं, कितने पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, शराब और शिकार कितना दे रहे हैं, वो जीत रहा है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि जो मैंडेट इनको मिल रहा है ये भ्रष्टाचार का खरीदा हुआ मैंडेट है। ये मैंडेट जनता का असल मैंडेट नहीं है। हमको जनता को इस बात के लिए अभी जगाना है कि भैया ये खरीद फरोख्त की राजनीति से बाहर आओ, तभी आपका भला होगा। नहीं तो ये आपको खरीदेंगे, उसके बाद आपको बेच देंगे, जैसा बेच रहे हैं। पहाड़ में कानून जो कृषि कानून, ये जो आपका विकास प्राधिकरण लगा दिया पहाड़ में, और कितनी भी जमीन खरीदेंगे कोई उसकी सीमा नहीं है। तो वो पहाड़ की जमीन पहले से जो बड़े बड़े बाहर के लोगों की नज़र में है और उन्होंने खरीद भी लिया है, तो क्या वो पहाड़ की जमीन बचेगी? नहीं बच सकती है। तो ये सौदा करेंगे तो जनता को खरीद के सत्ता हासिल करेंगे और उसके बाद उस जनता के जंगल को उनके हाथ में सौंपेंगे। सीधी बात यह है, ये बात जनता को समझनी चाहिए। एक दो नीतिगत सवाल। क्या आपको अब लगता है, इतना 20 साल का सफर हमने राज्य में तय कर लिया, मैं 1979-80 की बात करता हूं, उस वक्त जब हमसे मीडिया के लोग पूछते थे कि आपके साधन क्या होंगे, तो हम ये बोलते थे सीधे कि 1 लाख मेगावाट हमारी नदियों में बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है। ये हम सब एक साथ बोलते थे इस बात को। क्या आपको आज भी लगता है कि हमको बड़े उद्योग यहाँ पर, बड़े जो बिजली घर हैं, बड़े बांध हैं, हमको ये बनाने चाहिए, खास तौर पे तब जबकि ऋषि गंगा तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है, वो तो बहुत छोटा ही प्रोजेक्ट था।
तो क्या हमको अपनी इस नीति में बदलाव करना चाहिए या हमको एक विद्युत उत्पादक राज्य बन जाना चाहिए जो बिजली सरप्लस करके दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट करे? इस विषय में उत्तराखंड क्रांति दल की क्या नीति रहेगी? हमारी नीति बहुत स्पष्ट है शर्मा जी। हमने टेहरी डैम का भी विरोध किया था और आज जो प्रस्तावित डैम है आपका पंचेश्वर, उसका भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि छोटे बांध जो जिनको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं, उनके हम हमेशा हिमायती रहे हैं, वो बनने चाहिए। आप बजाय एक टेहरी जैसा विशालकाय डैम और विनाशकारी डैम बनाने के या पंचेश्वर बनाने के, आप उसके 50-60 टुकड़े क्यों नहीं कर देते हैं? अलग अलग डिस्टेंस में बनाते रहिए और उनसे बिजली पैदा करते रहिए। उससे ज्यादा बिजली पैदा आप करेंगे और नुकसान कम से कम होगा। छोटे प्रोजेक्ट्स के समर्थक हैं आप, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। रिवर प्रोजेक्ट्स जी, तो ये बनानी चाहिए। बिना इसके हमारी मोनोपोली है, पानी हमारी मोनोपोली है, किसी राज्य के पास हमसे ज्यादा पानी नहीं है। पर्यटन हमारी मोनोपोली है, इतना पोटेंशियल किसी के पास नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास आयुष जड़ी बूटी हमारे जैसे मध्य हिमालय जो हमारा उत्तराखंड है, इस ऐसे क्षेत्र में जो उसका लेटीट्यूड है, अल्टीट्यूड है, टोपोग्राफी है, उसमें ऐसी जड़ी बूटी पैदा हो सकती है भाई साहब, वो हिमाचल में या पूर्वोत्तर में नहीं हो सकती। हिमालय वो भी है, लेकिन जो पोटेंशियल यहाँ पर है, जो इंटेंसिटी उन मेडिसिनल प्लांट्स की होनी है, आप उसको नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। आप पर्यटन का कोई और ये जो आपका और भी कल्चर है, जैसे फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और आपका तमाम और चीज़ें हैं, उसमें भी हमारा पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। हमने तो उसको ध्यान ही नहीं दिया है कि हम पर्यटन का विकास कैसे करेंगे। नहीं, वो जो पुराना पारंपरिक चल रहा है कि जो मसूरी, नैनीताल और ये लैंसडाउन वगैरह यही है, या फिर चारधाम है, आदमी मरता है तब भी आता है, तो वो परंपरा है, उसमें आना ही आना है। लेकिन आपने क्या सुविधा दी? कोई नया टाउनशिप डेवलप किया, कोई नया पर्यटन सर्किट डेवलप किया है, या कोई नया चीज़ दी है उसमें? आप यहाँ हेल्थ टूरिज्म पैदा कर सकते थे, या एडवेंचर टूरिज्म को और ज़्यादा विकसित कर सकते थे, वाटर इसके ये सब तमाम सारी चीज़ कर सकते, नहीं किया है। तो हमारी शिकायत यही है कि हमारे पास पोटेंशियल होने के बावजूद भी विजन की कमी के कारण न तो पर्यटन में, न ऊर्जा में, न आयुष में, न किसी चीज में हम आगे बढ़े हैं। हम वहीं के वहीं हैं, और बल्कि और जगह और कई जगह हम पीछे चले गए। मैं अब आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे पुष्पेश भाई, देखिए आप तो काफ़ी, आपका अध्ययन भी बहुत है और आपने तकनीकी शिक्षा भी आपने बहुत उच्च कोटि के लिए रखी है। मुझे आज भी ऐसा लगता है, जब मैं मैसूर जाता हूँ, ख़ास तौर पर मैसूर से ऊटी, तो मुझे लगता है वहाँ, और मैं रुक करके बहुत देर वहाँ खड़े होकर सोचता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के टी गार्डन्स ये इन पहाड़ों में पैदा हो गए, क्या ये हमारे यहाँ नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये टी गार्डन एक तो इकोनॉमी, एक स्थानीय रोजगार, और तीसरा पर्यटक को ये आकर्षित करता है अपनी तरफ। तो क्या हम इस दिशा में, आज भी हमने शुरू नहीं किया? आपका इसके पीछे क्या विजन है? आप मैसूर ऊटी देख के आए हैं या वहाँ जाते हैं? मैं साउथ में गया हूँ, केरला, त्रिवेंद्रम, इन सब जगहों पर एक ही चीज़ें हैं। क्यों नहीं हो सकता? सवाल उसी बात का तो है, विजन का और नीतियाँ बनाने का। हालांकि साउथ का और इन जगहों का जो ये सब चीज़ें उन्होंने डेवलप की हैं, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे टी गार्डन्स हो, या टूरिस्ट सर्किट हो, वो बहुत कम समय में नहीं की हैं। लेकिन उत्तराखंड जैसी स्टेट में जब हमारे ब्यूरोक्रेट से लेकर के हमारे पॉलिटिशियन देश और दुनिया में बड़े बड़े शहरों में जा रहे हों, स्विट्जरलैंड तक की यात्राएं कराए हों, उसके बजाय हमारे लोगों को हमारे ही इन देश के इन राज्यों में जाना चाहिए, जहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल हमारी तरह है। केरला में अगर नीचे समुद्र है तो हमारे पास हिमालय है, और ऊपर का हिस्सा, ऊपर की जलवायु, वहाँ के पहाड़, सारा का सारा पूरा उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र की से कोई भिन्नता नहीं है। आवश्यकता है प्लानिंग की। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? और फिर हमारा एक छोटा सा राज्य, केवल 95 ब्लॉक का राज्य है,
13 जिलों में से 3 जिलों के डेवलपमेंट में आप बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस क्षेत्र की, हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जो हमारी इंडस्ट्री है, वो हमारा पानी है, हमारे जंगल है, हमारी ज़मीनें हैं, उन पर इन्हीं सब प्लानिंग्स की तो ज़रूरत थी। इसीलिए तो इस उत्तराखंड राज्य की बात थी। आपका हॉर्टिकल्चर और दुनिया की सबसे नामी यूनिवर्सिटी आपके पास पंतनगर, उसके बाद भरसार आपका दूसरा कॉलेज, तीसरा मैंने पहले नाम लिया था विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। आपको इन लोगों को, इन कॉलेजेस को, इनके साइंटिस्ट को टारगेट दे करके, जो उनकी कमियां हैं उनको दूर करके, आप उनको 6-6 महीने के कार्यक्रम प्लानिंग बना करके देते हुए उन्हीं को एजेंसी के रूप में प्रस्तुत करें, तो अगली पीढ़ी के लिए, छात्रों के लिए भी एक प्रोजेक्ट की तरह वो काम हो और हर गांव को हम डेवलप कर सकते थे। दूसरा, अभी आपने टी गार्डन की बात कही, पिछले 3 साल से पहले भी कई बार ये दिमाग में आया, उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र भी और पर्वतीय क्षेत्र भी, दक्षिणी ढाल है सारा, दोनों में कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके पास कम से कम 15-20-30 केले के पेड़ नहीं हो। ठीक, और केरला का पूरा कब्जा है केले पर। पूरे देश में साउथ के केरला के अलावा केले के चिप्स कहीं नहीं है। ये उत्तराखंड में हो सकता था। जरूरत इस बात की थी कि हमारे विजन के साथ इस पर शुरुआत अगर हम कर सकें। आपने कहा कि पूरी रीति नीति ही एक बार बदलने की जरूरत है, जिस पर दुर्भाग्य से पिछले 20 वर्षों में कोई काम नहीं हो पाया। बहुत विषय है, विषय इतने हैं कि संभवतः ऐसी कई गोष्ठियां करें तब भी वो पूरे ना हो पाए। हम बहुत जल्दी एक बार और इन्हीं विषयों पर, और जो विषय जो जुड़ गए, अच्छा क्या है कि पीछे देखकर आगे नहीं चला जा सकता। जो गलतियां अब तक हुई सो हुई, मगर भविष्य के लिए जो इतनी कुर्बानियों का राज्य है, उसके लिए हम क्या अपने राज्य को कोई इनपुट दे सकते हैं नीतियों के रूप में, उस पर हम भविष्य में भी चर्चा इस पर जारी रखेंगे। आज समय बहुत हो गया। हम इसी के साथ अपने दर्शकों से आज हिमालय दर्पण की ओर से अपने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।